पिछले क्लास तक हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड देख लिए थे, सारे अलग अलग मेथड डिस्कस किए थे। जैसे पहला मेथड था रेट मेथड, फिर हम लोगों ने बात किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म, और तीसरा मेथड था फ्रॉम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले मेथड में बात की थी रेट मेथड था, तो रेट मेथड में आपको एक्सपेरिमेंट और एक टेबल वगैरह गिवन थी, उसकी हेल्प से हम लोग एक्स वाई यानी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर रहे थे। फिर हम लोग दूसरे मेथड में देखे थे रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से, तो उसमें आपको एक रिएक्शन गिवन होती है, उसकी मैकेनिज्म गिवन थी। मैकेनिज्म में स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप वगैरह गिवन होते हैं। स्लो स्टेप से रेट वगैरह लिख रहे थे, इंटरमीडिएट को लिबरेट कर रहे थे, और लास्ट में दोनों रेट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो वहां से हमको फिर मिल रही थी एक्स और वाई की वैल्यू, तो वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा था, एक्स प्लस वाई। और तीसरा मेथड सिंपल, आपको यूनिट याद रखनी थी। यूनिट की हेल्प से हम लोग ऑर्डर कैसे पहचानेंगे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी यूनिट आपको स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों हमारे सिलेबस में है, जिनको डिटेल में पढ़ना है आपको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनकी डिटेल एनालिसिस पढ़नी है। आज हम लोग स्टार्ट भी करेंगे उन्हीं को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो इनकी यूनिट आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट थी वो थी मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की एक यूनिट होती है, दैट इज मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के की यूनिट थी, दैट इज 1/सेकेंड। मतलब 1/ टाइम था, टाइम को सेकेंड मिनट जिसमें गिवन होगा उसमें हम लोग रख सकते हैं। 1/सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। सेकेंड को ऊपर लिखेंगे, दैट इज द सेकेंड इनवर्स। तो ये दो यूनिट तो आपको याद ही रखनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में इनकी डिटेल एनालिसिस है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनको हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आज इन्हीं को स्टार्ट करेंगे कि कोई रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो कैसे उसमें चीजें चेंज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या एनालिसिस होती है उसकी। और अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी तो उसमें सारी चीजें कैसे चेंज होती है, क्या एनालिसिस वगैरह होगी। तो इन्हीं को हम लोग आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दो टाइप की रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है, आपको डिटेल में उनको पढ़ना है। पहली रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होगी तो क्या होगा, और दूसरी रिएक्शन अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी तो क्या होगा। तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब, अगर रिएक्शन, कोई रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की है, गिवन रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो कैसे हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। हेडिंग डालिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो हो, ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि इस रिएक्शन को हम लोग लेंगे, जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, बात करने जा रहे हैं इसकी, उसका ऑर्डर क्या है आपका, जीरो। तो कौन सी रिएक्शन हमारी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ऐसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन ले लें, रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। एक रिएक्शन है आपके पास, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा बी में, और इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के। रेट कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, तो अब इसके लिए एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीजें इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किन किन चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इनिशियली यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो रिएक्टेंट है इसके कंसंट्रेशन को मान लेते हैं A0। टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब है जब इनिशियली यानी जब रिएक्शन शुरू हो रही है, जब शुरू होने जा रही है, तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, A0, और प्रोडक्ट तो बिल्कुल बना नहीं होगा, तो ये कितना है, 0। शुरुआत में हमारे पास केवल क्या होगा, रिएक्टेंट, यानी टाइम t इक्वल टू 0 शुरुआत में केवल क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा, प्रोडक्ट में। इसीलिए टाइम t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लिया A0, और उस समय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, दैट इज 0। यहां पर A0 क्या है, A0 is the initial concentration, concentration के बारे में बात कर रहे हैं, initial concentration of reactant। A0 is the initial concentration of reactant। A0 क्या है आपके पास, दैट इज रिएक्टेंट का शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने कंसंट्रेशन लिया, दैट इज A0। अच्छा ये बताइए, जैसे कुछ टाइम आगे बढ़ेगा, कुछ टाइम बीतना शुरू होगा, ये रिएक्टेंट किसमें कर जाना शुरू होगा, प्रोडक्ट में, यानी A कन्वर्ट होना शुरू होगा B में। जब A B में जाएगा तो B धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। A धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, B में, और जैसे जैसे B में कन्वर्ट होगा, शुरुआत में 0 था, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, और A इसका अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे घटना शुरू होगा, क्योंकि रिएक्टेंट लगातार A किसमें कन्वर्ट हो रहा है, B में, तो B बढ़ेगा और इसका कंसंट्रेशन घटेगा। यानी कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग बात करें, हमने कहा टाइम t इक्वल टू t, किसी टाइम के बाद कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अभी हम मान रहे हैं जनरल टाइम कि टाइम t इक्वल टू t की बात करें, अगर ये A x अमाउंट चला गया, इस A का, रिएक्टेंट का x अमाउंट B में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना, शुरुआत में था A0, x चला गया B में, तो बचा कितना, A0 माइनस x। यानी टाइम t इक्वल टू t पर जो A का कंसंट्रेशन है, ये कितना आ गया, A0 माइनस x। देखिए कैसे लिख रहे हैं इसको, शुरुआत में A0 था, टाइम t पर इस A0 का x अमाउंट कहां चला गया, B में, तो ये कितना बचा, A0 माइनस x, और B कितना बन के आ गया, हम कह रहे हैं कि x यहां चला गया, तो ये कितना बन के आ गया, x। B का कितना आ गया, x। यानी अगर टाइम t इक्वल टू t पर A का कंसंट्रेशन की बात करें तो कितना होगा, A0 माइनस x, और B के कंसंट्रेशन की बात करें दैट इज x। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में A का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट A0 है,
बी कंसंट्रेशन 0, कुछ भी नहीं है शुरुआत में हमारे पास प्रोडक्ट। बाद में रिएक्शन आगे बढ़ी तो टाइम टी पर ये कितना बचा रिएक्टेंट ए नॉट माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कितना बन के आ गया दैट इज एक्स। इसका तो यहां ए नॉट माइनस एक्स क्या है, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो शुरुआत में ए नॉट था बचा कितना ए नॉट माइनस एक्स, तो टाइम टी पर जो बचा है दैट इज ए नॉट माइनस एक्स, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन of A. A naught minus x is the remaining concentration of A after time t. टाइम t के बाद A का कितना कंसंट्रेशन बचा है दैट इज A naught minus x, और x क्या है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ B प्रोड्यूस्ड आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद B कितना बन के आ गया, कितना इसका B का कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ या फिर प्रोड्यूस हुआ दैट इज x, यानी x इज द कंसंट्रेशन ऑफ B प्रोड्यूस्ड आफ्टर टाइम t। ये सबके मीनिंग आ गए, क्या मतलब है, A naught is the initial concentration of reactant, शुरुआत में जो था, A naught minus X that is the remaining concentration of A, ये मतलब reactant कब है after time t, टाइम t के बाद, और X क्या है concentration of B produced after time t। ये सबके मीनिंग हो गए, सबके मतलब क्या है, A naught minus X and X। अच्छा, A naught minus X को ऐसे भी शॉर्ट में लिख लेते हैं A, जैसे यहाँ पर A naught है, इसको सिंपल रिप्लेस कर दिया हमने A से, A naught minus X की जगह पर क्या लिख सकते हैं A। तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं A naught minus X, या उसी को शॉर्ट में हमने लिख दिया A, और A का मतलब क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम। A naught minus X की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं A naught minus X इज इक्वल टू A naught minus X is equal to A is equal to remaining concentration of A after time t। A naught minus X को 60 में मैंने लिख दिया था कि A remaining concentration of A after time। ये तो बात हो गई हमारे पास की रिएक्शन है, इनके कंसंट्रेशन शुरुआत में और टाइम t पर क्या होंगे, ये तो कंसंट्रेशन की बात हो गई। चलिए अब पिछला थोड़ा सा याद करिए, जो हमने आपको किसी रिएक्शन के रेट लिखने के तरीके बताए थे कि किसी रिएक्शन के रेट को आप डिसअपियरेंस में भी लिख सकते हो और अपीयरेंस के टर्म में, डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस के टर्म में, और दूसरा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब हम लोग लिख रहे थे तो पावर लिख रहे थे x या n वगैरह जो है, दोनों तरीके, दो तरीके मेथड थे रेट के, एक डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, और दूसरा सीधा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगर हम इसके रेट को, इस रिएक्शन के रेट को डिसअपियरेंस और अपीयरेंस से पहले लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, तो डिसअपियरेंस की बात किसके लिए होती है, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए हम लोग डिसअपियरेंस लिखते हैं क्योंकि ये खत्म हो रहा होता है, और प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस लिखते हैं क्योंकि ये बन रहा, अपीयर हो रहा, तो अपीयरेंस खत्म हो रहा तो डिसअपियरेंस। और जब डिसअपियरेंस लिखते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं हम लोग, माइनस, अपीयरेंस लिखते हैं तो प्लस। तो अगर हम लोग पहले इसको डिसअपियरेंस अपीयरेंस में लिखे तो डिसअपियरेंस पहले कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, कैसे लिखते थे,
चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या देता है आपको? रेट। ये रेट किसके टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, खत्म हो रहा, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये तो डिसअपीयरेंस हो गया, एक ही रिएक्टेंट है। अब इस साइड का हम लोग बात करें अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। हो गया रेट। ये रेट किसके टर्म में आ गया? रेट इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी के अपीयरेंस, ये बी का अपीयरेंस लिखा है और ए का डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू, अगर इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाले दूसरे मेथड का यूज करें, वो भी तो रेट लिखने का तरीका था। ये तो पहले मेथड से रेट हो गया। जब दूसरा मेथड यूज करते हैं हम लोग तो क्या लिखते थे? R इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर। यहां पर जो पावर में लिखते थे उस पावर को क्या बोलते हैं? दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर जब पावर लिखते थे हम लोग पावर x, पावर n, जो सब लिखते थे, वही क्या देती है आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस रिएक्शन का तो ऑर्डर पहले ही बता दिया, क्या ऑर्डर इसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब जहां पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज जीरो। पावर में क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ऑर्डर पहले ही क्लियर है आपको। रिएक्शन किस ऑर्डर की ले रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो पावर क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखिए इस रिएक्शन के लिए ये पूरी रेट इक्वेशन है। ये वाला जो रेट लिखा है ये डिसअपीयरेंस के टर्म में है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखने का दूसरा तरीका हम लोग सीखे थे कि कैसे हम लोग लिखते हैं, जो पावर लिख रहे थे एक्स वाई वगैरह, तो जो पावर होती है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसका तो ऑर्डर क्लियर ही है, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से ये इक्वेशन मिल गई आपको। अगर इसकी हम लोग बात करें आगे, तो यहां से r इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt, इसको ऐसे रहने देते हैं, इक्वल टू dB अपॉन dt इज इक्वल टू k इनटू a पावर जीरो। किसी का भी पावर जीरो हमेशा क्या होता है? वन। तो ये टर्म तो वन हो गया, और k इंटू वन इज इक्वल टू k इंटू वन इज इक्वल टू। तो यहां से ये क्या आ गई आपके पास? इक्वेशन। अब देखिए इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आगे सारी चीजें एनालिसिस करेंगे, सारी चीजें सॉल्व करेंगे कि क्या क्या है। तो यहां से अगर देखिए पहली चीज हम लोग बात करें, r इज इक्वल टू दिस माइनस dA by dt इज इक्वल टू dB by dt इज इक्वल टू k, सब इक्वल है। तो यहां से अगर इन दोनों को देखें r और k को, तो क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू k। जो पहला रिलेशन मिला हमको, जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां से r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k। और r क्या है? r इज द रेट ऑफ रिएक्शन। r इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का रेट है। किस रेट से रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन चल रही है, यानी किस रेट से रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज r इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड k इज नोन एज रेट कांस्टेंट। k इज नोन एज रेट कांस्टेंट। इसका मतलब देखिए ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि k की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, एक फिक्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो k की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। और हम लोग अभी टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इसका मतलब k कांस्टेंट है। अगर k कांस्टेंट है तो r भी कांस्टेंट हो जाएगा।
K इज द रेट कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट, और R इज इक्वल टू K, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर, और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमेशा ये रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से चलती रहती है, कांस्टेंट रेट से रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इफ आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate of reaction for zero order reaction, the rate of reaction is constant rate of reaction is constant at constant temperature. At constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज करेगा, जब ये चेंज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होने लगेगा। लेकिन हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो पहला पॉइंट ये है, ध्यान दीजिए, इसको नोट करिए। फिर अब हम लोग आगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, अब आगे और डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इसमें हम लोग डिराइव कर सकते हैं, या किसकी बात कर सकते हैं। तो देखिए यहां से टाइम A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, A नॉट माइनस x रिमेनिंग कंसंट्रेशन, या इसी को A भी बोल सकते हैं। फिर हमने रेट लॉ इक्वेशन लिखी, रेट लॉ इक्वेशन से एक रिलेशन आया यहाँ पर R इज इक्वल टू K, सब इक्वल है तो किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से R इज इक्वल टू K, और K कांस्टेंट है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और पूछ ले जाए किसके बराबर होगा, तो हमेशा क्या कहेंगे कि इस रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए इसमें कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाएगा, इंटीग्रेशन वगैरह करना है। आज हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह यूज करेंगे, तो थोड़े से एक दो फार्मूले यूज करने पड़ेंगे आपको, मैथ के हैं इंटीग्रेशन के। तो फार्मूले पहले एक बता देते हैं, फिर हम लोग आगे इसको स्टार्ट करते हैं। मैथ में एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx यहां पर लिख देते हैं a से b, दैट इज द लिमिट। ये किसको बताती है, लिमिट। तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट, ये क्या है, अपर लिमिट, हायर लिमिट। यानी लिमिट कहां से है, a से b, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x, और यहां पर हम लोग लिमिट लगा देते हैं, दैट इज a से b, लिमिट लगा देंगे a से b। और जब लिमिट रखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, हायर लिमिट, तो x की जगह पे रखेंगे b,
माइनस साइन लगाते हैं, लोअर लिमिट दैट इज a। तो इंटीग्रेशन a टू b dx, फाइनली क्या आपको मिल गया इसका आंसर b माइनस। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन dx होगा, इसका इंटीग्रेशन x होता है। अब जो लिमिट यहाँ पे लगी होंगी वो लिमिट यहाँ पे रख दो, पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट। पहला फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx, लिमिट है a से b। तो इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x, दैट इज ln x, और यहां पे लिमिट लगा दीजिएगा a टू b, यहां पे लिमिट हो जाएगी a टू b। अब एक बार x की जगह b रख दीजिए, दैट इज द ln b, माइनस साइन लगाएंगे, फिर x की जगह पे a रखेंगे, दैट इज ln a। तो यहां से क्या बन गया, ln b माइनस ln। अब देखिए इसी टाइप का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/cx प्लस d, इंटीग्रेशन dx अपॉन cx प्लस d। स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन cx प्लस d इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, जब भी cx प्लस d इस टाइप का टर्म में दिखे आपको, जहां पर c एंड d कांस्टेंट है, तो कोई नंबर हो सकते हैं, यानी नीचे x हो डिनोमिनेटर में, जैसे यहां पर x है डिनोमिनेटर में, और c एंड d कोई नंबर है कांस्टेंट। तो अगर x डिनोमिनेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। यहां भी x डिनोमिनेटर में है तो इंटीग्रेशन इसी टाइप का आएगा, ln टाइप का, ठीक है। अब जितना भी टर्म डिनोमिनेटर में था वो ln के आगे आ गया, तो जितना भी टर्म डिनोमिनेटर में लिखा आप उसको ln के साथ लिख दीजिए, दैट इज ln cx प्लस d, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन cx प्लस d, पूरा पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म ln के आगे लिख दीजिए, ln cx प्लस d। और जो x का कोफिशिएंट है, यानी जिस नंबर से x मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दो इसको, यानी 1/c। सिंपल इंटीग्रेशन dx अपॉन cx प्लस d, अगर x डिनोमिनेटर में आ रहा, x डिनोमिनेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन किस टाइप का होगा, ln टाइप का। अब जितना भी टर्म डिनोमिनेटर में है वो ln के आगे लिख दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है cx प्लस d, तो यहाँ पे हो जाएगा ln cx प्लस d। अब उसके बाद एक ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब अगर इसमें लिमिट लगा देंगे तो a से b, तो आप यहाँ पर इधर भी लिमिट लगाएंगे, दैट इज a टू b, यहाँ पर भी लिमिट हो जाएगी a टू b। अब एक बार फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं आप, एक बार x की जगह पर b रख दीजिएगा, तो 1/c ln c, x की जगह पर b रखिएगा cb प्लस d, माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह पर क्या रखेंगे a। ये जो लिमिट है हमारी, ये वेरिएबल की है लिमिट, x हमारा क्या है, वेरिएबल, x यहां पर वेरिएबल है, c एंड d कांस्टेंट, c एंड d यहां पर क्या है, कांस्टेंट। ये तीन फार्मूले हैं, ये तीन फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे। इसमें से पहला फार्मूला और एक थर्ड फार्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका यूज जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है और इस फार्मूले का यूज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं है। जीरो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो ये आपके फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे अपने एनालिसिस में, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वहां पर इनका यूज आएगा। तो थोड़े से मैथ के फार्मूले हैं। एक फार्मूला बस ये इंटीग्रेशन का ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये फार्मूला हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूज करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसको, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू ए। सब इक्वल है, ठीक है। इस टर्म को ले लीजिए, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू के, इसी को भी ले सकते हैं आप, इसको भी ले सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के लिख दीजिए, वहां से भी आएगा सेम चीज है। डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू के, वहां से भी सेम रिलेशन आएगा। तो हम लोगों ने इस टर्म को ले लिया डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू के, यहां से dB by dt is equal to K, यानी D concentration of B upon D time T is equal to rate constant। इसको dt से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर dt से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा D concentration B is equal to K dt, dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो D कंसंट्रेशन B इज इक्वल टू K dt। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाइए, दोनों साइड को हम लोग दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब लिमिट लगाने जा रहे हैं, ये जो लिमिट लगी इनको कैसे लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है कि लिमिट कैसे लगाना है। देखिए इस साइड लिमिट जो लगाएंगे किस पे लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर। इस साइड जो लिमिट लगानी है, यानी लिमिट का मतलब है कि बी कैसे वेरी कर रहा है, ये लोअर से हायर, लोअर से इसका बी का कंसंट्रेशन मिनिमम से मैक्सिमम कैसे वेरी किया। तो इस साइड ध्यान रखना है आपको, लिमिट किस पे लगाना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे। और इधर जो है ये तो कांस्टेंट है, इधर जो लिमिट लगाएंगे हम लोग किस पे लगाएंगे, टाइम टी पर। इस साइड लिमिट होगी टाइम टी पर और इस साइड लिमिट है कंसंट्रेशन। अब टाइम लेके कहां से कहां वेरी कर रहा है, मिनिमम टाइम क्या है, यानी जब शुरुआत थी टाइम टी इक्वल टू 0 है, जब स्टार्टिंग है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, और उस समय B का कंसंट्रेशन कितना है इसको देखना है, B वाले को और टाइम को। तो जब टाइम t 0 है तो B कंसंट्रेशन कितना है, 0, यानी टाइम t 0 तो कंसंट्रेशन B इज इक्वल टू 0, टाइम t 0 तो कंसंट्रेशन B 0। और दूसरा क्या है, जब टाइम t है, जब टाइम t है तो B कंसंट्रेशन कितना हो गया, x। B कंसंट्रेशन क्या है, x। यानी दो टाइम मिल गए आपको, मिनिमम टाइम क्या है 0 और मैक्सिमम टाइम क्या ले रहे हैं हम लोग t। तो जब टाइम 0 है उस समय B कंसंट्रेशन मिनिमम है 0, और जब टाइम t हुआ तो B का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया x। अब ये लिमिट क्या है, लोअर से हायर, नीचे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लोअर यानी मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू।
चलिए यहां पर मिनिमम वैल्यू लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है, टाइम की, और टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, यानी जब टाइम 0 तब बी कंसंट्रेशन भी क्या है, 0। इस साइड आइए, इस साइड मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और जब टाइम t है तो b की वैल्यू क्या हो गई, x, b की वैल्यू क्या हो गई, x, ठीक है। यानी मिनिमम लिमिट क्या है, लोअर से अपर, यानी मिनिमम या ये मैक्सिमम, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई टाइम की, ये मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरीके से कंसंट्रेशन की बात करें तो दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन और ये क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो देखिए लिमिट लगाने का तरीका है कि जब टाइम 0 था तो बी कंसंट्रेशन 0 है, जब टाइम t हो गया तो बी कंसंट्रेशन x हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन 0 to x dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 k dt। इसको अगर हम लोग लिखें तो इंटीग्रेशन 0 to x d concentration b is equal to k, k is the constant, k क्या है, रेट कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट को हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो k यहां से बाहर आ जाएगा, k into 0 to t dt, 0 to t के बाहर आ गया तो क्या बचा, केवल इंटीग्रेशन के अंदर dt, तो इंटीग्रेशन 0 to t dt। चलिए अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस फार्मूले का यूज करिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, यानी ये जो टर्म लिखा है ये आ जाता है। तो अगर इंटीग्रेशन dv की बात करें तो यहां पर कंपेयर करिए दोनों को, x की जगह पर क्या लिख दिया, b, x की जगह पर क्या आ गया, b, तो यहां पर लोग क्या लिख देंगे इसको, b, यानी इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x होता है, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, और फिर लिमिट लगा देंगे a टू b, यानी मिनिमम से मैक्सिमम। ये लिमिट क्या है इसकी, मिनिमम 0, यहां पे मिनिमम लिमिट, और ये मैक्सिमम दैट इज x। तो ये जो लिखा है इंटीग्रेशन 0 to x dv, इसको लिख सकते हैं b 0 to x, दैट इज b 0 to x इज इक्वल टू, इस साइड आइए, ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करना 0 to t dt, बिल्कुल ऐसे है, dx होता है तो x, dt है तो क्या आ जाएगा, t, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, तो इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t, और लिमिट क्या लगा देंगे यहां से 0 से t, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। अब फिर से इसकी वैल्यू रख दो, एक बार x की जगह पर मैक्सिमम वैल्यू रख रहे थे, अपर लिमिट, फिर माइनस लगा रहे थे, फिर लोअर लिमिट, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। एक बार अपर लिमिट रखो b की जगह पर, दैट इज x, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू k, t की जगह पर अपर वैल्यू यानी t माइनस 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू k, t माइनस 0। x माइनस 0 क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k इंटू t। देखिए यहां से इक्वेशन आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू kt, यहां से इक्वेशन मिल गई आपको, x इज इक्वल टू kt। यहां पर x क्या है, x इज द b का कंसंट्रेशन है, x क्या है, b का कंसंट्रेशन, और किस टाइम पर है, आफ्टर टाइम t, यानी x is the concentration of B after time t, और इसकी वैल्यू किसके, इसका फार्मूला क्या है, that is equal to kT, k is the rate constant and t is the temperature।
T is the rate constant and T is the temperature। यहाँ से फार्मूला आ गया आपके पास, that is concentration of B after time T concentration of B after time T। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं B की, कंसंट्रेशन B की बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं, आफ्टर टाइम T। X की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B। X क्या है, X इज द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T, यानी कंसंट्रेशन ऑफ B is equal to X is equal to KT। कंसंट्रेशन ऑफ B equal to X is equal to KT। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पूछा जाए आपसे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी भी टाइम पर अगर आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालना हो तो बस केवल क्या पता होना चाहिए आपको, टाइम, जिस टाइम पर आपको वैल्यू बतानी होगी वो टाइम बता देंगे, और K की वैल्यू बतानी पड़ेगी हमको। K की वैल्यू पता हो तो हम किसी टाइम पर रेट कंसंट्रेशन B की वैल्यू बता सकते हैं। केवल रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाएगी आपसे, आप अलग अलग टाइम, जिस टाइम पे पूछा जाएगा, उन्होंने कहा 5 मिनट बाद बताओ, तो रेट कांस्टेंट पता है कि T की वैल्यू बता दिया 5 मिनट, K into T से इसका कंसंट्रेशन मिल गया B का। तो डिफरेंट टाइम पर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान रखना है आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KT, और B का मतलब इसका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो पहली चीज तो आपको हमने बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, वो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के। दूसरी चीज है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है, KT। अच्छा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो बता देंगे, अब रिएक्टेंट का पूछ लिया जाए तो, जैसे अगर आपसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात की जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, टाइम T पर T टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, A0 माइनस X। टाइम T के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता है आपको, दैट इज A0 माइनस X, और X की वैल्यू आपको पता होगी KT, तो बस X की वैल्यू रख दिया आपने, A0 माइनस X, और X की जगह पर क्या रख देंगे, KT, वैल्यू मिल गई आपको। यानी अगर हम लोग बात करें कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ए की बात कर रहे हैं, आफ्टर टाइम T। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम T के बाद हम लोग बात करें तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम T के बाद कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये मतलब रिएक्टेंट, इज इक्वल टू A0 माइनस X। इसी को लिख सकते हैं A0 माइनस X इक्वल टू A। कंसंट्रेशन है तो ये साइन लगा दिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब A की बात कर रहे हैं, आफ्टर टाइम T के बाद रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना आ गया, A0 माइनस X, और X की वैल्यू क्या है, KT, यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ये फार्मूला है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, A0 माइनस KT। और ये क्या है, अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पूछा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम T,
So that is equal to B equal to Kt. This is the concentration of product after time t equal to Kt. यानी अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन निकालना है तो केवल रेट कांस्टेंट पता हो, उसके बाद किसी भी टाइम पर जिस टाइम पे पूछा जाएगा वो टाइम इनटू रेट कांस्टेंट से आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पूछा जाए तो इसके लिए एक चीज और पता होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन, कि शुरुआत में हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कितना लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 2 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 यानी के नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो और रेट कांस्टेंट तो पता होगा, तो जिस टाइम पे पूछा जाएगा A नॉट माइनस Kt फार्मूले से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला याद रखना है A नॉट माइनस Kt, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के लिए Kt, और एक पॉइंट और मैं बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो 3 पॉइंट आप अभी तक ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू K, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बताओ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, B, तो उसके लिए फार्मूला है K। तो फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू K। और तीसरी चीज पूछ सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t या एट टाइम t, किसी टाइम t पर, so that is after टाइम t, और ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन भी सब है, दैट इज आफ्टर टाइम t। इसका फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू A नॉट माइनस Kt। कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू A नॉट माइनस Kt। ये 3 फार्मूले आप ध्यान रखिएगा आप पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एनालिसिस में, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग बताएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इन सब पॉइंट की हेल्प से, छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनकी हेल्प से आप रिएक्शन के ऑर्डर को पता लगाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे, तो आपको सबसे पहले रिएक्शन दे देंगे, ऐसे रिएक्शन लिख देंगे, कहेंगे ये से बी है, नहीं बताएंगे कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, आपके सिलेबस में बस 2 ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। तो ये रिएक्शन लिखी है, ये या तो जीरो ऑर्डर हो सकती है या फर्स्ट ऑर्डर। अभी तो हम आपको बता दिए जीरो ऑर्डर है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो रिएक्शन लिखेंगे, नहीं बताएंगे जीरो ऑर्डर है या फिर फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको पहचानना पड़ेगा ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि जब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पहचान पाएंगे तभी तो हम लोग ये फार्मूले अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फार्मूले हैं। अभी जब फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करेंगे तो कुछ अलग फार्मूले आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अलग आएगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अलग आएगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अलग आएगा। तो अगर हम रिएक्शन को ही ना पहचान पाए कि कौन से ऑर्डर की है, बाई चांस उन्होंने रिएक्शन दे दिया और कहा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी बी का कंसंट्रेशन किसी टाइम पर बताओ,
तो अब बी कंसंट्रेशन बताना है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो ये फार्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ अलग आएगा। तो दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? अगर हम यही क्लियर नहीं हो पाएंगे कि दोनों में से कौन सा फार्मूला लगाएं, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर एक बार आपने कह दिया ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो फट से फार्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। वैसे बाई चांस के है जहां पर ये रिएक्शन है और के की वैल्यू दे दे, के कुछ वैल्यू दे दिया, मैंने कहा के इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन है ए से बी, नहीं बताया उन्होंने कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सिंपल ये दिया के दे दिया 0.2 मोल पर लीटर सेकेंड। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे के की यूनिट देखा हमने मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, हमने कह दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंफर्म हो गई कि रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी ये फार्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको हिंट देंगे वो लोग, क्वेश्चन में हिंट दे देंगे, उसकी हेल्प से आपको पता लगाना पड़ेगा कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है किस ऑर्डर की। जैसे एक पॉइंट बोल दिया, एक पॉइंट बोल रहा है, सुनिएगा। कहेंगे फॉर ए रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, फॉर ए रिएक्शन rate of reaction is always constant. For a reaction rate of reaction is always constant. जैसे ही बोला rate of reaction is always constant at constant temperature, तुरंत हम लोग कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं आएगा, वो वेरी करेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर भी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी वो वेरी करेगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब कंफर्म है कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, जीरो ऑर्डर की। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं ऑर्डर को पहचानने के लिए कि रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी। दो ही है आपके सिलेबस में, जीरो एंड फर्स्ट, बट दोनों में से पहचानना पड़ेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आज लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, आज इतना ही देखते हैं हम लोग। इसके अगले टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट कि हाफ लाइफ टाइम वगैरह क्या होती है, इनके ग्राफ वगैरह क्या होते हैं, इनके ग्राफ की कुछ बात करेंगे, ग्राफ की एनालिसिस क्या होती है। तो कुछ नए टर्म आएंगे, प्लस इनके ग्राफ वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकी ग्राफ वगैरह क्या होती है। चलो ओके, थैंक यू।